फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों के बारे में बात करना हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग इस अनुसूची के बारे में बात करेंगे। अनुसूची क्या है, इसके पहले वाला पार्ट का यदि आप वीडियो देखे होंगे जिसमें भाग के बारे में हम लोग चर्चा किए, तो उसमें आपको बताए थे कैसे पूरे संविधान को अलग अलग भाग और अनुसूची में बांटा गया है। तो बेसिकली ये किसी टॉपिक पर डिटेल बात करता है, बहुत विस्तृत बात करता है। इस अनुसूची में विस्तृत जानकारी होती है इस टॉपिक के बारे में। कहने का मतलब यह है। और मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। कैसे कैसे जोड़ा गया है उन सब चीज़ों को बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। और कौन सी अनुसूची में क्या है वो आपको ध्यान रखना है। सवाल जो बनता है उसमें ये पूछ लेता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, या फिर कुछ तो ऐसे दे देंगे जैसे राज्य और संघ शासित क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है, भाषा कौन सी अनुसूची में है। इस तरीके के सवाल बनेंगे आपको। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग बात करते हैं, इस पर समझते हैं इसको। तो ये चैप्टर का जो नाम है वो है संविधान में उल्लिखित अनुसूचियाँ, और उसके विषय कर लीजिएगा यहाँ पे, अनुसूचियाँ और उसके विषय आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और विषय ये कर सकते हैं। पहला है, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है, इसको आप अनुसूची मानिए। इन्होंने यहाँ पे अनुच्छेद लिख दिया है। PDF जो बनाए, जो नोट्स बनाया गया था वो किसी और लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पे अनुसूची लिखिएगा और अनुसूची, और नीचे में यहाँ पे 1-2 आएगा, यहाँ पे विषय आएगा अनुसूची के बारे में। ठीक है, पहला है अनुसूची 1, राज्य और संघ शासित क्षेत्र। तो जो अनुसूची 1 है उसके बारे में आप यहाँ पे प्रथम द्वितीय भी कर सकते हैं, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची कर सकते हैं, या फिर आप नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो पहला अनुसूची है, उसमें आपको मिलेगा चर्चा किसके बारे में, ये मिलेगा आपको राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में मिलेगा। ठीक है, राज्य और संघ शासित क्षेत्र, वर्तमान में जो राज्य है वो कितना है 28, और जो संघ शासित क्षेत्र है वो 8 है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में विशेष चर्चा मिलेगा। नंबर 2 में संवैधानिक पदों पर आश्रित अधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते पेंशन। परिलब्धियां का मतलब उनको जो लाभ वगैरह मिल रहा है, वेतन भत्ते पेंशन, वो सब मिले की जानकारी है। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे जो जानकारी है वो संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों का है। ठीक है, किसी का नहीं, संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों का जानकारी है। राष्ट्रपति, जैसे कि आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब लोगों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन लोगों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि उनको क्या क्या वेतन मिलते हैं, भत्ते कैसे मिलेंगे, पेंशन कैसे मिलेगा, वो सब के बारे में जानकारी मिलेगा इस वाले भाग 2 में। ठीक है, अगला जो है वो है आपका भाग 3, और भाग 3 में इसमें क्या किया गया है कि जो भी उम्मीदवार हैं, विभिन्न उम्मीदवार जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है, जो भी जब वो पद पे जाते हैं, उस पद पे जाने के बाद जो शपथ लेते हैं उनके बारे में इसमें चर्चा दिया गया है। तो विभिन्न उम्मीदवारों तथा अधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में आपको चर्चा मिलेगा। इसमें आपको संघ के मंत्री आ जाएंगे, सदस्य आ जाएंगे, न्यायालय का न्यायाधीश आ जाएगा। वो सबका जो शपथ होता है, तो सब बेसिकली जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में क्या क्या बातें लिखी रहेंगी, उसका प्रारूप, उस फॉर्मेट की चर्चा मिलता है इसमें। तो प्रारूप समझिए, इसको प्रारूप कहा गया, ड्राफ्ट कहा गया। ठीक है, तो इसके बारे में है, तो ये आपको चर्चा मिलेगा यहाँ पे। अगला जो है 3rd हो गया। 4th में जो अनुसूची है, 4th अनुसूची में आपको पढ़ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो इसमें जो आपको पढ़ना हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बेसिकली है क्या, इसमें ये जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीट का जो आवंटन होगा, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो कितना होगा। तो जब राज्यसभा का जो सीट है आपको जो 245 है, ठीक है, 245 में से भी जो 12 लोग हैं वो मनोनीत होकर आते हैं, तो 233 लोग। अब इन 233 लोगों को कैसे कैसे सीट मिलेगा, कितना किसको मिलेगा, उसके बारे में जानकारी है वो भाग 4 में मिलता है, सॉरी अनुसूची 4 में मिलता है। तो जो आवंटन किया गया, आवंटन का मतलब होता है बंटवारा, सीटों का बंटवारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, उसके बारे में चर्चा आपको अनुसूची 4 में मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है उससे सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल बहुत पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला जो है 5वां अनुसूची, उसमें है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान। अगेन आपको पहले बताएं, जो जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, और अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उसके बारे में जो चर्चा है, तो उन क्षेत्रों में कैसे ये शासन व्यवस्था चलाया जाएगा, प्रशासन व्यवस्था चलाया जाएगा, उसके बारे में। तो जो एकदम शेड्यूल्ड एरिया है, जो एरिया जिसमें एकदम निचले ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, आदिवासी वो लोग रहते हैं, उन सब के क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था कैसे होगा उसके बारे में चर्चा है। तो सेम नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये है कि सेम करेंगे तो फिर उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है।
हम लोग जो यूपी बिहार जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ थोड़ा कल्चर डिफरेंट होता है, और इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय है उनका बिल्कुल कल्चर डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्र में रहते हो, इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे लोग, ठीक है। बिहार में भी है, चंपारण शरीफ वाले हिस्से में है। तो उनके बारे में जो उनका जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में चर्चा आपको अनुसूची 5 में मिलेगा, ठीक है। 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा है। तो 6 में आपको मूल रूप से याद रखना है, इससे सवाल बनता है, ठीक है। उसमें ये राज्य दिया रहेगा, एक आध ऐसा हो सकता है कभी कभी वो राज्य ना हो एक उसमें से, तो आपको मूल बात याद रखना है कि कौन से राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो एक हो गया आपका असम, उसके बाद हो गया आपका ये मिजोरम हो गया, फिर उसका यहाँ पे एक मेघालय है आपका, और ये त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा आपको, सिर्फ इसी 4 राज्यों के बारे में चर्चा कहाँ पे, अनुसूची 6 में दिया गया है, डिटेल फॉर्म में आपको चर्चा मिलता है उसमें, ठीक है। अगला अनुसूची 7, उसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो सूची है, अलग अलग जो सूची बनाया गया है उसमें राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होगा वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में चर्चा आपको अनुसूची 7 में मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अगला है आपका संविधान 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वैसे आप इस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे जब वापस से राजभाषा पढ़ेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान में आप इस समझिए कि जो अनुसूची 8 है उसमें भाषा के बारे में चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषा था, बाद में इसको ऐड कर करके इसको 22 भाषा तक पहुँचाया गया। वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया, ठीक है। भाग 9 है भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, और भाग 9 नहीं, अनुसूची 9, ठीक है। जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडल एवं संसद के अधिनियम को मूलाधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के नियमों की चर्चा। ये पूरा पढ़ लिया आप लोग, समझ गए होंगे। चलो समझाते हैं। बेसिकली है क्या, जब शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान वगैरह लागू हुआ उसके बाद हम लोग को अब चूँकि भूमि सुधार कानून लागू करना, जमींदारी जो प्रणाली था जिसके पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन थे उसको बंद करना, ख़त्म करना, उसको सीमित करना, उनके जमींदारी अधिकार को सबको ख़त्म करने के लिए इस 9वीं अनुसूची को लाया गया था। 1951 में इसको लाया गया है, ठीक है। तो आपको पता ही कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में जितना भी आया वो सब ऐड हुआ है कभी ना कभी संशोधनों के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें यह था कि उसमें ऐसे प्रावधानों को इसमें शामिल करना था जो बनाया गया हो लेकिन वो मूल अधिकार संबंधित वैसा लगता हो, ठीक है। लेकिन वो जैसे मूल अधिकार हुआ क्या, जब मूल अधिकार में जितने भी है उसमें न्यायिक समीक्षा की बात है। न्यायिक समीक्षा मतलब जो न्यायालय है उसके आपके अधिनियमों की समीक्षा करेगा। अब उसको समीक्षा करेगा, हो सकता है वो निरस्त कर दे, तो वैसे प्रावधानों को इसमें रखा गया था जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, ठीक है। किसी प्रकार का संपत्ति का कोई अधिकार होगा किसी व्यक्ति को, उसके आप भूमि सुधार के तहत उसके संपत्ति को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है। तो इसलिए वैसे प्रावधानों को इसमें रखा गया जो न्यायालय का जो प्रावधान है उसको न्यायिक समीक्षा में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, न्यायालय के द्वारा नहीं लिया जाएगा। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और संसद के जो प्रावधान है उसको न्यायिक समीक्षा में नहीं लिया जाएगा। न्यायिक समीक्षा का मतलब आपको बताएं कि इसका क्या होता है, कोई भी जो नियम बनाया है सरकार या विधायिका जो नियम बनाई है, चाहे राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर, उसकी समीक्षा की जाती है कि सही में यह नियम सही तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बनाया गया है या नहीं, ठीक है। यदि नहीं बनाया गया है तो फिर उसको हटाया जाता है, न्यायालय उस पर हटाने का निर्देश देता है, इस तरीके से निरस्त कर देता है बेसिकली। लेकिन ये अनुसूची में जो नियम है उसको निरस्त करने का अधिकार नहीं रहता है, ठीक है। वर्तमान में जो इसमें नियम वगैरह है वो 284 है, 284 नियमों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ याद रखना है भू सुधार और जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन संबंधी कहाँ है, 9 में है, और इसको ऐड किया गया था 1951 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है वो बात जो हम आपको बोल रहे थे उस समय से। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये पहले था नहीं। 10 में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है, ठीक है। निर्भरता का मतलब उसको अयोग्य ठहराने के बारे में, ठीक है, प्रावधान जो है दल बदल के आधार पर किया जाता है। मान चलो कोई व्यक्ति किसी और दल से चुनाव लड़ा हो, वो जीता भी हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ समय बाद उसको लगा कि नहीं इस दल में नहीं रहना हो, किसी और दल में चला जाता है, तो उसके आधार पे उसको अयोग्य ठहराने के बारे में जो चर्चा है वो इसमें मिलता है, ठीक है। तो आप किसी दल से चुनाव जीते हो और बाद में किसी दल में शिफ्ट करना चाहते हो, ये ठीक बात नहीं है। तो उसके लिए है कि दल बदल, यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, किसी एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो उसके लिए ये अनुसूची लाया गया था, ये अनुसूची 10 लाया गया था।
और उसमें था दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा था इस अनुसूची को। ये कब लाया गया? तो ये लाया गया है 1985 में लाया गया था, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में इसको ऐड ऑन किया गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जो अनुसूची है वो है अनुसूची 11, और इस अनुसूची में जो चर्चा है वो है पंचायत की शक्तियों के बारे में, प्राधिकार जिम्मेदारी के बारे में। तो जो हमारा पंचायती स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें आप निचले स्तर की बात करते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, सबकी बात करते हैं, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं, उसके बारे में जो क्या क्या उनको शक्ति दी गई है, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में आपको चर्चा है। और इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, तो अभी इतना, ये भी अनुसूची 10 वाला ही पढ़ना है, भाषा भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है बेसिकली आपको डिटेल फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा है। 12 में जो है नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकार। तो ये जो आप देख रहे थे पंचायत, ये पंचायत ग्रामीण स्तर पे की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, नीचे स्तर का, मतलब गांव के क्षेत्रों में निचले स्तर का जो व्यवस्था है उसको पंचायत कहते हैं। नगर पालिका जो शहरी क्षेत्रों में निचले स्तर की व्यवस्था उसको नगर पालिका के संदर्भ में देखते हैं। और इसको जोड़ा गया था, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, तो ये भी उसी समय जोड़ा गया था। और इसमें ये जो 12 अनुसूची है उसमें नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बेसिकली चर्चा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल जो बहुत काम का है, जो वहाँ से एकदम पूरा टॉपिक शुरू होता है अच्छे से पॉलिटी का, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसको देखिए, समझिए, कमेंट करिए जो भी आपको लगता है उसके इस वीडियो के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।